हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBM लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज में, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी का मतलब समझते हैं कि फिस्कल पॉलिसी यहाँ पर क्या होता है। तो सबसे पहली चीज देखो, जो फिस्कल पॉलिसी है उसे यहाँ पर देश की गवर्नमेंट बनाती है। और किस लिए बनाती है? तो इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट है वो टैक्सेशन का यूज करके, पब्लिक स्पेंडिंग का यूज करके, पब्लिक बोर्विंग का यूज करके हमारी जो इकोनॉमी है, ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ करती है। जो इन्फ्लेशन है उसे कंट्रोल करती है, साथ ही साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसे भी यहाँ पर जो है वो रिड्यूस करती है। तो बेसिकली फिस्कल पॉलिसी के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है वो कभी यहाँ पर टैक्स को कम करके, ज्यादा करके, पब्लिक स्पेंडिंग को ज्यादा करके, कम करके इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है उसकी यहाँ पर ग्रोथ हो सके। अब बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी यहाँ पर कितने टाइप की होती है? तो मेनली फिस्कल पॉलिसी हमारी 3 टाइप्स की होती है। पहले देखो क्या है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो इकोनॉमी के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है वो इन्वेस्ट करती है, यानी कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करती है। और ये जो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है तब यूज की जाती है जब इकोनॉमी के अंदर रिसेशन होता है, डिप्रेशन होता है, डिमांड बहुत ज्यादा कम होती है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा मनी जो है इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करती है, ताकि लोगों के पास पैसा आए और वो डिमांड करे और हमारी जो इकोनॉमी है वो फिर से ठीक हो जाए। इस पॉलिसी के अंदर या तो गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करती है, ज्यादा से ज्यादा खर्च करती है, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों के पास पैसा आए। या फिर जो टैक्सेस होते हैं उसे थोड़ा सा कम कर देती है, ताकि लोगों के लिए खर्च करने के लिए पैसा जो है वो बचा रहे। या फिर दोनों ही साथ में कर देती है। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी तब यूज की जाती है जब इकोनॉमी के अंदर बूम चल रहा होता है, यानी कि जब इकोनॉमी बहुत ज्यादा पीक पे होती है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है, तो उस सिचुएशन के अंदर कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का यूज किया जाता है। इस फिस्कल पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि इन्फ्लेशन को किसी तरीके से जो है वो कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। तो गवर्नमेंट इस पॉलिसी के अंदर हाई टैक्सेस लगाती है, ताकि लोगों से पैसा जो है गवर्नमेंट कलेक्ट कर सके, लोगों के पास पैसा कम बचे और वो जो है ज्यादा डिमांड ना करे। ठीक है। साथ के साथ यहाँ पे जो स्पेंडिंग पॉलिसी है उसको भी यहाँ पर थोड़ा रिड्यूस किया जाता है, यानी कि बिल्कुल उल्टा किया जाता है। टैक्सेस को बढ़ा दिया जाता है और जो स्पेंडिंग होती है उसे कम कर दिया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी से जो मनी सप्लाई है उसको डिक्रीज किया जाता है। नेक्स्ट हमारी है न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी जो कंट्री है वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में होती है, यानी कि ना तो गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स लगाने की जरूरत होती है, और मतलब गवर्नमेंट को ना तो ज्यादा टैक्स लगाने की जरूरत होती है और ना ही कम करने की जरूरत होती है, ना ही ज्यादा स्पेंडिंग करने की जरूरत होती है, ना ही कम स्पेंडिंग करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? पहला है स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है। स्टेबलाइजेशन का मतलब है कि जो डिमांड है, जो हमारी प्राइसेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, वो स्टेबल रहे, जिससे हमारी इकोनॉमी में ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना आए। उसके बाद है प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को यहाँ पर प्रमोट करना, मतलब कि हमारे देश की डेवलपमेंट करनी है, जीडीपी को इंक्रीज करना है। उसके बाद है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज है हमारे पास,
जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर यूज करना, मोबिलाइज करना, ताकि जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। उसके बाद है रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम, ठीक है। तो टैक्सेशन की हेल्प से हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो अमीरों से टैक्स के फॉर्म में पैसा कलेक्ट करती है और फिर उसको गरीबों में बांट देती है, ताकि जो इनकम इक्वालिटी है वो कम यहाँ पर हो सके। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। तो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बताया कि इनकम इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए फिस्कल पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। नेक्स्ट, मैनेजिंग द गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट को मैनेज करने के लिए भी फिस्कल पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रमोटिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर FRBM एक्ट, जिसकी फुल फॉर्म है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो जनवरी 2000 के अंदर एक कमेटी, जिसके जो लीडर थे वो थे डॉक्टर ES शर्मा। उन्होंने यहाँ पर एक रिकमेंडेशन दी कि हमें ना फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर ना एक लेजिस्लेशन जो है वो ड्राफ्ट करना चाहिए, एक लॉ जो है वो बनाना चाहिए। तो इस कमेटी की रिकमेंडेशन को मानकर एक बिल यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट के अंदर दिसंबर 2000 को। और ऑफिशियली ये लॉ कब पास हुआ था, अगस्त 2003 के अंदर। बेसिकली ये एक ऐसा एक्ट होता है जो कि गवर्नमेंट के लिए ना कुछ टारगेट्स यहाँ पर सेट करता है, जैसे कि फिजिकल डेफिसिट मैक्सिमम कितना हो सकता है, गवर्नमेंट मैक्सिमम डेट कितना ले सकती है, उसका यहाँ पर टारगेट फिक्स करता है। और गवर्नमेंट को इन टारगेट के अंदर में ही जो है बोरोविंग करनी होती है और फिजिकल डेफिसिट को मेंटेन करके रखना होता है। अब इस एक्ट का पर्पस ये होता है कि जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो यहाँ पर मेंटेन किया जाए, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो ऐसे ही कोई बजट ना बना ले, फाइनेंशियल डिसिप्लिन होकर बजट बनाए जिसको हम पूरा कर सकते हो। साथ के साथ हमारी जो पब्लिक फंड्स है उसकी यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उसको यहाँ पर इंप्रूव किया जाए, जो फिजिकल प्रूडेंस है उसको स्ट्रेंथ किया जाए, और जो फिजिकल डेफिसिट है उनको जो है रिड्यूस किया जाए। तो ये बेसिकली हमारे क्या है, ऑब्जेक्टिव थे इस एक्ट के। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ FRBM एक्ट। तो हमारा जो FRBM एक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है, पहला है फिजिकल डिसिप्लिन, ठीक है। तो देखो FRBM एक्ट को बनाने का पर्पस ये था कि जो गवर्नमेंट है ना उसकी जो फिजिकल पॉलिसी है वो रिस्पॉन्सिबल हो, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो फिजिकल डिसिप्लिन के अंदर रहकर जो अपने फिजिकल पॉलिसी बनाए, ताकि जो फिजिकल डेफिसिट है बहुत ज्यादा इंक्रीज जो है वो ना हो। साथ के साथ गवर्नमेंट जो है पब्लिक फाइनेंस को भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मैनेज करे, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग फिजिकल डेफिसिट। तो इस एक्ट के अंदर जो फिजिकल डेफिसिट है उसकी एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो फिक्स की है, एक यहाँ पर टारगेट सेट किया गया है, जैसे कि 3% ऑफ GDP। तो गवर्नमेंट को इसी के अंदर जो है फिजिकल डेफिसिट को मेंटेन करके रखना है, जिससे हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक्सेसिव गवर्नमेंट बोरोइंग नहीं करती, जिससे हमारी इकोनॉमी के ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन नहीं पड़ता है। उसके बाद है रिड्यूसिंग गवर्नमेंट डेट। तो जैसे फिजिकल डेफिसिट का हमने एक टारगेट सेट किया है, ऐसे जो गवर्नमेंट डेट है उसका भी हम यहाँ पे एक टारगेट जो है वो फिक्स करते हैं कि मैक्सिमम गवर्नमेंट यहाँ पर कितना लोन जो है वो ले सकती है, डेट जो है वो ले सकती है, ठीक है। उसके बाद है इंश्योरिंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो जब हम यहाँ पर फिजिकल टारगेट फिक्स करते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं प्रॉपर तरीके से, तो माइक्रो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो भी यहाँ पर जो है वो मेंटेन रहती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की हेल्प से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाते हैं, जो इंटरेस्ट रेट है उसको स्टेबलाइज कर पाते हैं, और ओवरऑल जो इकोनॉमिक बैलेंस है उसे भी मेंटेन करके रख पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स अंडर FRBM एक्ट। तो जो हमारा FRBM एक्ट है उसके अंदर कौन कौन सी हमारी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो पहले देखो क्या है, 3 स्टेटमेंट्स एनुअली अलोंग विद द बजट, ठीक है। तो FRBM एक्ट के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है उसे अपने बजट के साथ 3 एडिशनल स्टेटमेंट जो है वो पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट करनी जरूरी है, जैसे कि पहली है मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ठीक है। तो बजट के साथ ये 3 स्टेटमेंट जो है वो सबमिट करवानी जरूरी होती है। उसके बाद जो हमारा फिजिकल टारगेट है वो भी यहाँ पर फिक्स किया गया था। तो जो फिजिकल टारगेट यहाँ पर फिक्स किया गया था 31 मार्च 2021 तक का, वो था 3% ऑफ ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हमारा जो GDP है उसके 3% के इक्वल ही फिजिकल डेफिसिट जो है वो हो सकता है। और जो डेट था उसकी परसेंटेज कितनी रखी थी, 40% ऑफ GDP, यानी कि जितनी GDP है इकोनॉमी की उसके 40% के इक्वल ही गवर्नमेंट यहाँ पर डेट जो है वो ले सकती है। और ये जो टारगेट था 2024-25 में जो है फिक्स किया गया था। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड RBI रोक, ठीक है। तो देखो हमारा जो FRBM एक्ट है उसने RBI के ऊपर रोक लगा दी थी कि वो डायरेक्टली यहाँ पर गवर्नमेंट को लोन जो है वो नहीं प्रोवाइड करेगी, यानी कि जो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है उसके अंदर जो RBI है वो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी लोन जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगी, ठीक है। साथ ही साथ अगर मान के चलो सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है
उसको उसको मतलब पहली बार यहाँ पर इशू किया गया, यानी कि प्राइमरी इशू सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो आरबीआई जो है वो उसको भी यहाँ पर सब्सक्राइब जो है वो नहीं कर सकता है। हालांकि जो आरबीआई है वो टेम्पररी वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो है गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट है क्वार्टरली रिव्यूज एंड अकाउंटेबिलिटी। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसके लिए जरूरी है वो क्वार्टरली यहाँ पर रिव्यू करे कि जो फिस्कल टारगेट है और जो पॉलिसी मेजर्स है उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है कि नहीं। और जब वो रिव्यू कर ले तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी पार्लियामेंट में जो है प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, एनके सिंह कमेटी ऑन एफआरबीएम। ठीक है, तो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक हाई लेवल कमेटी जो है यहाँ पर अपॉइंट की थी। किस लिए अपॉइंट की थी? ताकि वो देख सके कि जो एफआरबीएम एक्ट है वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है कि नहीं। ठीक है, और वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो एनके सिंह थे और उनका काम था कि एफआरबीएम एक्ट 2013 को रिव्यू करे, अगर उसमें किसी भी तरह की चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है तो रिकमेंडेशन जो है वो प्रोवाइड करे। तो इस कमेटी ने यहाँ पर कई रिकमेंडेशन प्रोवाइड की, जैसे कि जो डेट टू जीडीपी टारगेट था उसको चेंज करने की बात की गई। पहला 40% था तो इसको बोला कि इसको 60% कर दीजिए, जिसमें से जो फेडरल गवर्नमेंट है वो उसका जो डेट होगा वो 40% ऑफ जीडीपी होगा और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका कितना होगा यहाँ पर 20% होगा। और ये जो बेंचमार्क है ये अचीव होना चाहिए 2023 के अंदर। उसके बाद है क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमस फिस्कल काउंसिल। तो एक ऑटोनॉमस फिस्कल काउंसिल को भी यहाँ पर क्रिएट करने की बात की गई थी, जिनके जो चेयरपर्सन है उसको यहाँ पर अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। चेयरपर्सन के साथ साथ में 2 मेंबर्स भी यहाँ पर अपॉइंट किए जाएंगे। अब ये जो काउंसिल है इसका रोल क्या होगा? तो सबसे पहले देखो प्रिपेयर करेगी, प्रिपेयर मल्टी ईयर फिस्कल फोरकास्ट। तो मल्टी ईयर फिस्कल फोरकास्ट को जो है वो प्रिपेयर करेगी। उसके बाद जो फिस्कल स्ट्रेटजी है उसमें अगर कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट तो उस चेंजेस को रेकमेंड करेगी और जो फिस्कल डाटा है उसकी क्वालिटी को भी यहाँ पर इंप्रूव किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंडीशन फॉर डेविएशन फ्रॉम फिस्कल टारगेट। तो यहाँ पर देखो गवर्नमेंट को थोड़ी सी यहाँ पर छूट दी गई थी कि कुछ ऐसी कंडीशंस है जहां पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपने स्पेसिफिक फिस्कल टारगेट से डेविएट कर सकती है, यानी कि इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकता है, पर जो डेविएशन है वो 0.5% ऑफ जीडीपी इन ईयर नहीं, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हो सकता है ना कि कोई इमरजेंसी आ गई है तो वहां पर फिस्कल टारगेट में थोड़ा मोटा डेविएशन आ सकता है, चेंज आ सकता है। पर डेविएशन की जो कंडीशन थी वो कितनी थी कि डेविएशन सिर्फ और सिर्फ 0.5% ऑफ जीडीपी ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो सिचुएशंस की अगर हम बात करें जहां पर डेविएशन अलाउ है, पहला है सिचुएशन रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी। अगर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी सिचुएशन है, वॉर से रिलेटेड, नेशनल क्लाइमेटी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर कोलैप्स से रिलेटेड, तो वहां पर जाके जो डेविएशन है वो अलाउ है। उसके बाद है फिस्कल इम्प्लीकेशन राइजिंग फ्रॉम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन द इकोनॉमी। अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यहाँ पर किए गए हैं, कुछ बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं, तो उसकी वजह से जो डेविएशन आया वो भी अलाउ होता है। A decline in real output growth by at least 3% compared to the average of the previous 4 quarter। यानी कि पिछले 4 क्वार्टर के अंदर हमारी जो रियल आउटपुट ग्रोथ थी अगर उसमें डिक्लाइन आया है और ये जो डिक्लाइन है और पिछले 4 क्वार्टर से 3% कम है कंपेयर करने पे, तो यहाँ पर भी डेविएशन जो है वो अलाउबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फिस्कल पॉलिसी का जो टॉपिक था वो यहाँ पर ओवर होता है। तो हमने डिटेल में समझा कि फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, कौन बनाती है, क्या उसका यहाँ पर काम होता है। तो अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह का डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? देखो मॉनेटरी पॉलिसी को जो है सेंट्रल बैंक बनाता है। हमारे देश के अंदर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने का पर्पस यही होता है कि इकोनॉमी के अंदर मनी की जो सप्लाई है उसे यहाँ पर कंट्रोल किया जाए, यानी कि जरूरत पड़ने पे मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जा सके, जरूरत पड़ने पे मनी सप्लाई को डिक्रीज भी किया जा सके। तो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो आरबीआई है वो यहाँ पर कुछ एक्शंस लेता है जिससे वो ओवरऑल जो मनी सप्लाई होती है उसे यहाँ पर कंट्रोल करता है, ताकि जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ है वो यहाँ पर की जा सके। ठीक है, तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं मॉनेटरी पॉलिसी की, तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी। तो प्राइस स्टेबिलिटी को यहाँ पर जो है वो मेंटेन करके रखना, साथ ही साथ जो एडुकेट फ्लो ऑफ क्रेडिट है प्रोडक्टिव सेक्टर्स में उसे भी इंश्योर करना, यानी कि जिन सेक्टर्स में पैसों की जरूरत है जो कि हमारे देश के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, तो उनको यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करना, साथ के साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी यहाँ पर जो है वो मेंटेन करके रखना। तो ये तीन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अब बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर कितने टाइप्स की होती है? तो पहला देखो क्या है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है,
देखो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी तब यूज की जाती है जब इकोनॉमी के अंदर रिसेशन होता है, जब इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन होता है, बहुत ज्यादा डिमांड यहाँ पर जो है वो कम होती है। ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज किया जाता है। और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ऐसे एक्शंस लिए जाते हैं, ऐसे टूल्स को यूज किया जाता है ताकि जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो मनी सप्लाई है उसको इंक्रीज किया जा सके। यानी कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी को यूज किया जाता है मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए, ताकि लोगों के पास पैसा आए और वो डिमांड करे और हमारी इकोनॉमी जो है वो फिर से ठीक हो जाए। कॉन्टेक्शनरी जो फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसके अंदर बेसिकली जो है हमारी जो आरबीआई है वो मनी सप्लाई को डिक्रीज करना चाहते हैं। क्यों डिक्रीज करना चाहते हैं? क्योंकि ये कॉन्टेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी तब यूज की जाती है जब इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन चल रहा होता है। और इन्फ्लेशन क्यों आया है? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो डिमांड को कम करने के लिए जरूरी है कि लोगों के पास पैसा कम रहे। तो यहाँ पर हमारी जो आरबीआई है वो यहाँ पर कॉन्टेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है और कुछ ऐसे एक्शन लेती है ताकि इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है उसे यहाँ पर डिक्रीज जो है वो किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यहाँ पर क्या होता है? देखो, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको बनाया था, कॉन्स्टिट्यूट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडर सेक्शन 45 जेड बी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934, इसके अंदर जो है इसको बनाया गया था। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बेसिकली आरबीआई के अंदर यहाँ पर एक ऐसी कमेटी है जो कि एक्चुअली में मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। जैसे देखो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बना रहा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? आरबीआई। ठीक है, पर आरबीआई के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट है, कमेटी जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है? तो वो है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्या बनाती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, इसको कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? सितंबर 29 2016 को इसको जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हाईएस्ट अथॉरिटी पे आते हैं चेयरपर्सन। और चेयरपर्सन कौन होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का? तो गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आते हैं हमारे डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज होते हैं। उसके बाद एक ऑफिसर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से चूज किया जाता है जिसको नॉमिनेट करता है सेंट्रल बोर्ड। उसके बाद तीन अलग अलग पर्सन जो है अलग अलग फील्ड से यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं, जैसे कि प्रोफेसर आशिमा गोयल जो है वो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च की यहाँ पर जो है प्रोफेसर है। उसके बाद प्रोफेसर जयंत आर वर्मा, ये यहाँ पर प्रोफेसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद मेंबर। उसके बाद है डॉक्टर शशांक बिड, ये सीनियर एडवाइजर है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। तो टोटल हमारे कितने मेंबर्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के? तो टोटल मेंबर होते हैं हमारे 6। नेक्स्ट बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग। तो मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर बनती कैसे है? देखो, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के लिए हमारे जो एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको कम से कम साल के अंदर 4 बार जो है वो मिलना होता है, मीटिंग करनी होती है। और जो मीटिंग का क्वारम होता है, यानी कि जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 4 मेंबर्स। यानी कि एक पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर कम से कम 4 मेंबर जो है प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम उसको मीटिंग मानेंगे, अदरवाइज नो। ईच मेंबर ऑफ एमपीसी हैज अ वन वोट, हर एक मेंबर के पास एक वन वोट होता है। एंड द इवेंट ऑफ इक्वालिटी, अगर यहाँ पर इक्वालिटी आ जाती है यानी कि 3-3 वोट बराबर हो जाते हैं, तो उस केस में जो हमारा गवर्नर है उसके पास सेकंड और कास्टिंग वोट होता है। यानी कि वो उसके पास 2 वोट होते हैं, वो जिस भी पक्ष में वोट डाल देगा वो पक्ष यहाँ पर जीत जाएगा। अब बात करते हैं फेलियर ऑफ द एमपीसी। जो एमपीसी है उसको हम यहाँ पर कब जो है वो फेल मानेंगे? तो पहला देखो, एवरेज इन्फ्लेशन इज मोर देन अपर टॉलरेंस लेवल। अगर हमारी जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो अपर टॉलरेंस लेवल से ज्यादा है, और कब तक ज्यादा है? 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर, तो हम कहेंगे कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो यहाँ पर फेल हो चुकी है। यानी कि अगर मान के चलो हमारा जो अपर टॉलरेंस लेवल है इन्फ्लेशन का वो है 10% का, और आपका जो इन्फ्लेशन है वो 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर में 12% रहा है, तो हम कहेंगे कि एमपीसी फेल हो गई है, इसने सही मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बनाई है। उसके बाद अगर एवरेज इन्फ्लेशन इज लेस देन लोअर टॉलरेंस लेवल, जैसे एक हायर अपर टॉलरेंस लेवल होता है ऐसे एक लोअर टॉलरेंस लेवल भी होता है, वो होता है मान के चलो 8% है। ठीक है, तो आप वो मान के चलो 3% है। ठीक है, तो अगर आपने मान के चलो आपने जो इन्फ्लेशन रेट है वो 2% का है, तब भी यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो फेल मानी जाएगी। यानी कि अगर एमपीसी अपर टॉलरेंस लेवल से इंक्रीज कर जाती है इन्फ्लेशन, एवरेज इन्फ्लेशन, और अगर लोअर टॉलरेंस लेवल से डिक्रीज हो जाती है, तो हम मानेंगे कि एमपीसी यहाँ पर फेल हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के यहाँ पर टूल्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले अगर हम इसको क्लासिफिकेशन करें तो 2 तरह के टूल्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट जिसको हम क्वांटिटेटिव मेथड भी कहते हैं, और एक होता है इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट जिसको हम क्वालिटेटिव मेथड भी कहते हैं। अगर हम डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें हमारे आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस,
कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, बैंक रेट पॉलिसी और रेपो रेट। ठीक है, अब ये कैसे यहाँ पर काम करते हैं और मनी सप्लाई को कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर जो आरबीआई है वो यहाँ पर गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज की सेल परचेज करके जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। जैसे कि अगर आरबीआई को किसी टाइम मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है, क्या करना है, मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है, तो वो क्या करेगी, हमारे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, हमारे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसकी सेल कर देगी। जैसे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेल करेगी, जो जनरल पब्लिक है, इन्वेस्टर्स है, उसको बाय करेंगे और इन्वेस्टर से पैसा किसके पास आ जाएगा, आरबीआई के पास, और आरबीआई से गवर्नमेंट के पास, और मनी सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर इसका ऑपोजिट करना है, जैसे मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, तो हमारी जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कर लेगी परचेज। जब वो परचेज करेगी तो पैसा गवर्नमेंट से किसके पास जाएगा, पब्लिक के पास जाएगा और इन्वेस्टर के पास जाएगा, और जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद कैश रिजर्व रेशो। तो नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, देखो इंडिया के अंदर जितनी भी हमारी बैंक्स होती है उनके जो टोटल डिपॉजिट्स होते हैं, टाइम और डिमांड डिपॉजिट, उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो है उसे आरबीआई के पास रिजर्व करके रखना पड़ता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो। जैसे अगर एक बैंक है उसके पास जो टोटल डिपॉजिट्स है वो 10 लाख रुपए, कैश रिजर्व रेशो है 100 लाख रुपए, और 10% हमारा कैश रिजर्व रेशो, तो 10 लाख रुपीज उसे आरबीआई के पास रिजर्व करके रखना पड़ेगा, ताकि इमरजेंसी के टाइम आरबीआई जो है वो बैंक की हेल्प जो है वो कर सके। अब देखो ये जो कैश रिजर्व रेशियो, इसको कम या ज्यादा करके मनी सप्लाई को कम या ज्यादा किया जा सकता है। अगर आरबीआई मनी सप्लाई को ज्यादा करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वो क्या करेगी, इसको कम कर देगी। जैसे अभी देखो अगर इस सिचुएशन की बात करें तो 10% है, तो 90 लाख रुपए बैंक के पास लोन देने के लिए है। पर क्या हुआ कि 5% यहाँ पर कैश रिजर्व रेशो कर दिया, अब यहाँ पर 95 लाख रुपीज जो है वो बैंक के पास लोन देने के लिए है। ठीक है, तो आप देखोगे कि अगर कैश रिजर्व रेशो कम हुई है तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, 5 लाख से इंक्रीज होगी। अगर इसका ऑपोजिट कर दिया जाए, कैश रिजर्व रेशियो यहाँ पर 20% कर दिया जाए, तब क्या होगा, तब यहाँ पर जो हमारी कैश रिजर्व रेशियो वो 20 लाख रुपए मेंटेन करनी पड़ेगी, और लोन देने के लिए जो पैसा बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ 80 लाख रुपए जो है वो बचेगा, तो मनी सप्लाई हो जाएगी डिक्रीज। उसके बाद स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, तो देखो हमारी जो बैंक्स होती हैं, ठीक है, उनके जितने भी टोटल डिपॉजिट्स होते हैं उनका एक सर्टेन परसेंटेज जो है उन्हें अपने पास ही लिक्विड फॉर्म में जो है वो रखना पड़ता है। जैसे कि कैश हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गया, गोल्ड हो गया, ताकि अगर इमरजेंसी में पैसों की जरूरत हो तो आप उसको यूज कर सके। अब ये जो एसएलआर है इसकी रेशियो को भी बढ़ा कम के मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जा सकता है और डिक्रीज किया जाता है। देखो अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहता है आरबीआई, तो वो एसएलआर को कम कर देगा। जैसे अगर आप एसएलआर अभी 20% है, 100 लाख रुपीज इसके पास है टोटल डिपॉजिट, तो 80 लाख रुपीज इसके पास जो है वो लोन देने के लिए बचे हुए हैं। ठीक है, और 20 लाख उसे अपने पास जो है रिजर्व करके रखने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मान के चलो ये जो रेशियो है उसको 10% कर दिया जाए, तो अब क्या होगा कि 10 लाख रुपीज उसे अपने पास रिजर्व करके रखने पड़ेगा, और 90 लाख रुपीज उसे यहाँ पर लोन देने के लिए उसके पास पैसे हैं, यानी कि वो 90 लाख रुपए का लोन जो है वो दे सकता है, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और इसका ऑपोजिट करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद है बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट पॉलिसी क्या होता है, देखो बैंक रेट वो रेट होता है जिसके ऊपर जो आरबीआई होता है वो कमर्शियल बैंक को जो है लोन प्रोवाइड करता है। तो अगर देखो हमारी आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहती है, तो वो क्या करेगी, जो हमारी बैंक रेट है उसे कम कर देगी, और जैसे उसे यहाँ पर कम करेगी तो इससे क्या होगा कि बैंकों को जो लोन है वो सस्ता मिलने लग जाएगा, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लोन लेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन प्रोवाइड करेंगे और मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। उसके उल्टा अगर हम बात करें, तो अगर मनी सप्लाई को डिक्रीज करना चाहता है तो हमारा जो बैंक है वो क्या, हमारा जो आरबीआई वो क्या करेगा, बैंक रेट पॉलिसी को ज्यादा कर देगा। जैसे ही ज्यादा कर देगा बैंकों को जो लोन है वो महंगा मिलेगा, जिससे वो लोन की डिमांड जो है वो कम करेंगे और मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट होता है जिसके ऊपर जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है सिक्योरिटीज के बदले में, यानी कि जो कमर्शियल बैंक होती है उनको जो है उनको जो सिक्योरिटीज गिरवी रखनी पड़ती है आरबीआई के पास। ठीक है, अब बैंक रेट और रेपो रेट सेम ही बात आ जाती है। इंटरेस्ट रेट जो लोन पर प्रोवाइड कर आरबीआई चार्ज करता है बैंकों से, उसी को हम रेपो रेट और बैंक रेट कहते हैं। तो इनको इंक्रीज डिक्रीज करके मनी सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव मेथड। ठीक है, अब इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में पहला आता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट के अंदर हमारा जो आरबीआई है ना वो बैंकों के ऊपर एक लिमिट लगा देता है कि वो मैक्सिमम कितनी यहाँ पर लैंडिंग कर सकते हैं। अब ये जो लिमिट है वो ओवरऑल लिमिट भी हो सकती है कि आप एक साल के अंदर मान लो 100 करोड़ का लोन दे सकते हो। साथ के साथ ये जो है किसी सेक्टर पे भी हो सकता है कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर को मैक्सिमम जो है 20 लाख रुपीज का लोन दे सकते हो। तो ये हम एक लिमिट जो है
वो फिक्स कर देते हैं, इसी को हम राशनिंग ऑफ क्रेडिट कहते हैं। उसके बाद है मॉरल एसोसिएशन। मॉरल एसोसिएशन के अंदर जो हमारा आरबीआई है वो बेसिकली हमारे जो कमर्शियल बैंक्स होती है उनको समझाता है कि भाई आपको ना इन सेक्टर में इतना इतना लोन जो है वो प्रोवाइड करना है, और थोड़ी सी अच्छे तरीके से रिसर्च करके लोन वगैरह प्रोवाइड करो। उसके बाद है चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट आपको पता ही है कि बैंक जब भी आपको लोन देता है तो आपको फुल अमाउंट में लोन नहीं देता, कुछ हिस्सा आपको भी यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। जैसे 100 लाख का प्रोजेक्ट है और जो मार्जिन रिक्वायरमेंट 10% है, तो बैंक आपको सिर्फ और सिर्फ 90 लाख रुपीज का ही लोन देगा, 10% आपको खुद से अरेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को जब इंक्रीज कर दिया जाता है तो बैंक यहाँ पर क्या करते हैं, कम लोन प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अगर आप मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% है, 100 लाख रुपीज आपकी वैल्यू है, तो आपको 20 लाख रुपीज क्या होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट रखना पड़ेगा, और सिर्फ आपको 80 लाख रुपीज ही यहाँ पर जो है वो पे जो है वो करने की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम मनी सप्लाई को इंक्रीज या फिर डिक्रीज जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिटेल में यहाँ पर समझा। तो अगर हम यहाँ पर एक ओवरव्यू ले, तो फिस्कल पॉलिसी हमारे देश की गवर्नमेंट बनाती है। फिस्कल पॉलिसी के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो बेसिकली बेसिकली जो है अपने टैक्सेशन का यूज करके, अपने यहाँ पर पब्लिक स्पेंडिंग का यूज करके जो है मनी सप्लाई को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हैं, इंटरेस्ट को कंट्रोल करते हैं ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ की जा सके। मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई बनाती है, क्यों बनाती है, ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके और इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो की जा सके। अब अगर हम दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करें, तो फिस्कल पॉलिसी जो है उसको हम मनी पॉलिसी के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बेसिकली मनी की ही बात करते हैं कि जो मनी यहाँ पर गवर्नमेंट ने जनरेट किया और जो उसने एक्सपेंडिचर किया है। मॉनेटरी पॉलिसी इट इज कंसर्न विद सप्लाई ऑफ मनी, ये सिर्फ और सिर्फ सप्लाई ऑफ मनी के साथ यहाँ पर रिलेटेड है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है और लिक्विडिटी को भी इंश्योर करती है। इट हैज टू हाइट्स, इट हैज टू साइड्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसकी यहाँ पर दो साइड्स होती है, एक होता है इनकम और एक होता है एक्सपेंडिचर। इट इज अबाउट मनी सप्लाई एंड डिमांड, इसमें हमारी मनी सप्लाई और डिमांड ही आती है। इट इज जनरली फॉर्मुलेटेड बाय एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो इसको जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव होते हैं वो यहाँ पर फॉर्मुलेट करते हैं। इट इज फॉर्मुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट्स मेन टूल इज बजट थ्रू विच गवर्नमेंट हैज ब्रिंग डायनामिज्म इन द इकोनॉमी। इसका जो मेन टूल होता है वो क्या होता है, बजट होता है, जिसके थ्रू वो इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर पाती है, इकोनॉमी को कंट्रोल कर पाती है। इट हैज इट्स ओन टूल्स लाइक रेपो रेट। जो हमारे मॉनेटरी पॉलिसी है उसके पास अपने टूल्स है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो यहाँ पर ओवर होता है। तो हमने यहाँ पर डिटेल में समझा कि हमारी फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इनका क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। और अगर आप सिस्टमेटिक वे में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो हमारे जो कोर्सेज हैं उसके अंदर आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिल जाते हैं जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी मिल जाते हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। तो अगर आप इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजिली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIPF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKD। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम उसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारी ये जो सीरीज है IFS की, AFM की, RBW की, ये कंटिन्यूस बेसिस पे यहाँ पर चल रही है, जिसके अंदर हम यहाँ पर AFM और IFS के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करते हैं ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। साथ ही साथ हम RBW की भी सीरीज यहाँ पर लेकर आ रहे हैं जहां पर हम को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं। तो RBW की ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो उस वीडियोस को भी यहाँ पे जरूर गो थ्रू करिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, ताकि वो भी सेशन का बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।